नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और संस्कृति ज्ञान की उसी राजनीति का हिस्सा है जिस पर सदियों से कुछ जातियों और वर्गों का वर्चस्व रहा है। ये जातियां और ये वर्ग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए हर तरह का छल छद्म अपनाती रही हैं। इसीलिए ज्ञान की दुनिया उस तरह से लोकतांत्रिक और मुक्त नहीं है जैसी कि हमें दिखाई और बताई जाती है। जब तक ज्ञान पर यह एकाधिकार बना रहेगा तब तक मानव समाज मुक्त नहीं हो सकता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे विवादों से घिरे मेले साहित्य का कितना भला कर सकते हैं। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं अर्जुमंद आरा, कात्यायनी और रजनी गुप्ता। जाने माने कवि अशोक वाजपेयी आज दूसरी आवाज में बात करेंगे मंडला में आयोजित युवा कवियों के विचार विमर्श की। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी के स्तंभ ना काहू से बैर में आज कवि सम्मेलनों और उनके लाडले कवियों पर कटाक्ष होगा। ब्रिटेन में रह रही गुलनाज कौसर आज अपनी कुछ गजलें सुनाएंगी और अंत में चलेंगे जाने माने सिरेमिक कलाकार सीरज सक्सेना के स्टूडियो में। साहित्य मेलों यानी लिट फेस्ट को लेकर नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। पहले तो केवल यही सवाल उठाया जाता था कि ये मेले साहित्य में आखिरकार किस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे साहित्य और साहित्यकारों का कोई भला हो भी रहा है या ये केवल बाजार की उठापटक है। लेकिन अब एक नया विवाद इससे जुड़ा है और वो ये है कि क्या सांप्रदायिक ताकतें, दक्षिणपंथी ताकतें इन मेलों का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मैदान में उतर पड़ी हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं कात्यायनी, अर्जुमंद आरा और रजनी गुप्त। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। अर्जुमन जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, जब पहले साहित्यिक मेले शुरू हुए जगह जगह तो हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया कि चलो किसी बहाने तो साहित्य की पहुंच दर्शकों तक, पाठकों तक हो रही है और पाठक भी किताबों तक आ रहे हैं। लेकिन फिर हमने साहित्यिक मेलों का एक दूसरा रूप देखा जिसमें बाजार घुसा, सेलिब्रिटी आए और सेलिब्रिटी आगे हो गए, साहित्य पीछे चला गया। अब ये तमाशा नए नए रूप धर रहा है। इस तमाशे में अब ये भी देखा जा रहा है कि राजनीति भी प्रवेश कर रही है और वो राजनीतिक दल जो सांप्रदायिक तौर पर घृणा वगैरह फैलाते हैं वो भी इन पर हावी होते जा रहे हैं। ये जो पूरा एक नई शक्ल अख्तियार कर रहे हैं हमारे साहित्यिक मेला, उस पर आप क्या सोचती हैं? आप ठीक कह रहे हैं मुकेश जी। मैं इसको पूरे जो हमारा 91 में जब एक तरह से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ उससे जोड़ के देख रही हूँ कि अब बाजारवाद के नए नए रूप अभी तो सामने आना शुरू हुए हैं और आते रहेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि साहित्यिक लोगों को, उनकी किताबों को अहमियत दी जा रही है। तो ये सच है कि जब किताब मेले शुरू हों, लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुए, उन सबसे बहुत खुशी हुई और ये कि एक बहाना मिलता है और कहीं ना कहीं से उसमें उन आयोजनों में जो पैसा इन्वॉल्व होता है जितना तरह का, तो हम में से ज्यादातर लोग जो किसी ना किसी तरह से किताबें पढ़ने से या किताबें लिखने से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक ख्वाब जैसी बात होती है कि एक महल तैयार हो गया है और वहां हम जा रहे हैं और हमारा स्वागत हो रहा है और हम अचानक स्पॉटलाइट में। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको बहुत एंजॉय किया गया बड़े पैमाने पर। और शुरू में तो जाहिर है प्रकाशकों ने और ये या सरकारी सतह पर इस तरह के आयोजन होते थे या कुछ ग्रुपों ने मिलकर करना शुरू किया, लेकिन उसको आयोजन को करने के लिए क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स ली और ये 90s में लगातार पूरे 10, 15, 20 साल तक ये चलता रहा कि सिर्फ उनका एड होता था और कि पीछे लगा हुआ है कि इनकी स्पॉन्सरशिप है, किसी और तरह की दखलंदाजी नहीं थी। तो लेकिन अब दखलंदाजी है कि अब वो खुद ही वो आयोजन कर रहे हैं और जाहिर है जब खुद ही आयोजन कर रहे हैं तो उसमें उसके पीछे ये तो नहीं है ना कि वो बहुत साहित्य प्रेमी हैं या अचानक उन्हें भी लिखने पढ़ने का शौक हो गया है। उनका बुनियादी काम पैसा कमाना है। तो साहित्य से कैसे पैसा कमाया जाता है ये एक सवाल है।
कि कैसे कमाया जा सकता है, या वो लोग जो जिनका अदरवाइज यानी पैसा तो कमाते हैं, छोटी मिसाल के तौर पर कोई पान मसाला कंपनी आ जाए या किसी तरह का जो अभी कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो ये चीजें जो है अब इनको साहित्य से या किताबों से क्या लेना देना, मुझे नहीं लगता कुछ भी है। लेकिन जिसकी जेब में पैसा आ जाता है उसके बाद उसे समाज में एक प्रतिष्ठा चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होता है, लेजिटिमेसी चाहिए होती है कि उनका एक तरह से उनका बाजार इससे बढ़ता है, तो इसलिए वो यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट में हम कितना उनका पार्ट बने, ये सोचने की बात है, बहुत कंफ्यूजन की बात है कि एक तरह से इस पर आएंगे अर्जुमन जी, इस पर आएंगे हम। हाँ, इस पर आएंगे, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि जरा ये साहित्यिक मेलों का जो नया रूप और जिस तरह के नए विवाद आपने इशारा भी किया कि अगर इस तरह के स्पॉन्सर हैं जिनका समाज के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, साहित्य के साथ तो खैर दूर दूर का रिश्ता नहीं है, अगर उनकी मदद से इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। रजनी गुप्ता जी, यही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि ये जो तमाशेबाजी है, एक तो वो है, दूसरी तरफ इस तमाशेबाजी को करवाने वाले जो मदारी खिलाड़ी आ गए हैं उनकी मंशाएं हैं, तो ये साहित्य का कितना भला कर रहे हैं, अपना भला करने आए हैं या साहित्य को भी कुछ किसी तरह से मदद कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये तमाशेबाजी पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी नहीं, रखें। ये बिल्कुल सही सवाल उठाया है और मैं इस समय इन्हीं उधेड़बुन में चल रही हूँ। बिल्कुल सही है कि इसका साहित्यिक भला से भलाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे साहित्य का, साहित्यिक बिरादरी के लोगों का, बस वो जो अभी अर्जुमन ने कहा कि मैं उससे सहमत हूं कि वो जो जैसे एंजॉय करना है, मेले ठेले में गए, बाजार गए, जैसे बाजार जाते हैं, नए नए सामान बिकते हैं, फीता, जो बिल्कुल ये साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। इसका साहित्यिक मेले का नाम देके अपने निजी हितों को बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर साधने के लिए बनाई गई रणनीतियां हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, जो अभी आपने कहा कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो, चाहे वो लाखों करोड़ों रुपया पैसा खर्च करके हो, विभिन्न संस्थाएं जो कर रही हैं, उसमें दक्षिणपंथी, दरअसल मुझे तो लगता है कि वैचारिक जो दक्षिणपंथ और वामपंथ की जो स्पष्ट जो एक रेखा थी ना, विभाजन रेखा, मुझे वो भी अब छीड़ होती हुई, कभी लोग इधर के लोग उधर आ जाते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं, जहां उन्हें फायदा नजर आता है वहां पर लोग जैसे कहते हैं ना, बटनियां लुढ़कती पुढ़कती सी लग रही हैं। मतलब एक जो कमिटमेंट, चाहे हम जन पक्षधरता की बात करें, लेखन की बात करें, मुद्दों को उठा के उन मुद्दों पर लगातार काम करने की बात करें, हमारे सामने जब साहित्य होता था तो हम सबसे बड़ी आवाज मनुष्यता की रक्षा करने के लिए, एक आम जन की आवाज को कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिरोध की तरह उसका वो कलम का उपयोग करते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सजे समरे सारे साहित्यकार, बल्कि वरिष्ठ छोड़ दो, वरिष्ठ में कुछ हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः युवा लड़के लड़कियां जो मेजोरिटी में हैं, वो बिल्कुल हीरो हीरोइन की तर्ज पर वैसे ही सजे धजे आते हैं और वो टिप टॉप में बैठते हैं और उनके पास, उन्हें पता ही नहीं है कि पूछना क्या है। जैसे लेखक से मिलिए कार्यक्रम बताएं, उन्होंने उस किताब को पढ़ा ही नहीं होता है, उन्होंने लेखक को ज्यादा समझा ही नहीं। वो जो मैं कहना चाहती थी कि वो जो ये जो नए जो युवा वर्ग है, जिनको साहित्य के वामपंथ और दक्षिण पंथ से कोई मतलब नहीं है, ये साहित्य की उत्सव धर्मिता में लुत्फ उठाने, केवल अपने चेहरे चमकाने, इन्हें पुस्तकों से, पत्रिकाओं से केवल उतना ही मतलब है जहां इनकी रचनाएं छप जाएं। इन्होंने ना वरिष्ठ को पढ़ा है, ना समकालीन को पढ़ा है, ना साहित्य की गहन जो एक परंपरा है उस परंपरा से मतलब है, ना लोक से मतलब है, ना जनता से मतलब है, ना आम जन के मूल्यों से, संस्कृति से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक मेजोरिटी। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि जो वरिष्ठतम हमारे बुजुर्ग 75-80 के ऊपर के रचनाकार है, उनको वो इन उत्सवों में जो चमक, जो अभी अर्जुमन ने कहा कि जो एंजॉय करना, जो चमक धमक, एक जो चेहरा आ जाना मार्केट में, एक तरह का उनका जो साहित्य जैसे लगा है कि इतने दिनों से अंधेरे में रह रहे थे, अब जैसे रोशनी पड़ने लगी है टॉर्च की, तो वो सारे लोग एक रोशनी में नहाने के लिए या रोशनी में अपना चेहरा, उसके लिए थोड़ा सा अभी आपाधापी जैसे मुझे लग रही है कि एक आपाधापी सी है। तो इस धर्म तो ये साहित्य का भला
इसका बिल्कुल कोई लेना, साहित्य का कोई भला नहीं। कात्यायनी जी, ये आयोजकों की मंशा का सवाल जो उठ रहा है, कहीं कोई पान मसाला आयोजक बना हुआ है, कहीं पता चल रहा है कि कोई राजनीतिक दल किसी आयोजन को स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पीछे से वो है। ये दोनों प्रवृत्तियां साहित्यिक मेलों को कहाँ ले जा रही? देखिए मुकेश, फिर आवाज क्यों कर रही है? आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? हेलो, आप मेरी बोलिए आवाज प्लीज। है? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, मुझे इनको कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मुकेश जी ये है कि जो जितने भी साहित्यिक मेले हो रहे हैं, वो दरअसल साहित्य के भले के लिए नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो साहित्य जो मतलब कि किसका साहित्य है, पहले ये जानने की जरूरत है। और आमतौर पर साहित्य के बारे में जो कहा जाता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा सोचना ये है कि साहित्य की एक जनपक्षधर धारा होती है और एक ऐसी धारा होती है जो किसी न किसी तरह से सत्ता के पक्ष में जाकर खड़ी होती है। तो और ये जो विभाजक रेखा है, इसे चाहे आप जितना भी धूमिल करिए और चाहे इसे जितना भी आप कहिए कि बहुत यांत्रिक बंटवारा है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि साहित्य हमेशा से ही दो हिस्सों में बटी रही है और दो खित्तों में बटी रही है। सवाल ये नहीं है कि जो ये मेले लग रहे हैं ये किस तरह से लग रहे हैं, सवाल ये है कि जो वाम धारा का सबसे ज्यादा बड़ा से बड़ा जो हिस्सा है वो पिछले काफी दिनों से अवसरवाद के ढलान पर फिसलता जा रहा है। और जो अपने को वामपंथ से प्रतिबद्ध कहते हैं, जनपक्षधर कहते हैं, वो अपने छोटे से छोटे फायदे के लिए वो किसी भी तरह का सत्ता के साथ सौदा करने के लिए और पद, पीठ, पुरस्कार, इन सारी चीजों के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, वो नीचे गिर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आज आप देखिए कि ऐसे तमाम पत्रकार जो जिनका किसी राम पद से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो आशा खानम शेरवानी हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, ये सारे लोग, तमाम मीडिया पर जो चैनल जो चल रहे हैं समाचार के और उसके जो चैनल चल रहे हैं, उन जगहों पर भी ये तमाम लेखक साहित्यकार जो अपने को जन साहित्यकार कहते हैं, जन कहते हैं, वहां जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मीडिया की गोद में बैठे हुए हैं। गोदी मीडिया बहुत सही नाम चला है कि वो गोदी मीडिया है, लेकिन पहले भी जो सत्ता में था वो बहुत जनपक्षधर नहीं था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जब एक हिंदुत्ववादी और बहुसंख्यकवादी फासिस्ट सत्ता 2014 से सरकार में बैठी हुई है और वो जो है ईडी से लेकर न्यायपालिका तक वो एक तरह से भाजपा के विंग की तरफ से काम कर रही है, तो और पूरी मीडिया एक तरह से उनकी हो गई है, मैंने उन्हीं के इशारों पर चल रही है। हिंदी टीवी की बात आप छोड़ दीजिए, उसको भी अडानी ले चुके हैं, एक ना एक दिन उसका वही होना है। ऐसे में जरूरत है कि जरूरत थी इस बात की तमाम ऐसे लेखक और साहित्यकार जो भी उनके पास वैकल्पिक साधन है वहां जाकर अपनी बात करें, उसकी जगह सबसे गंदी जो गोदी मीडिया है जिसमें अंजना कश्यप और रुचिका लियाकत जैसी, जैसे उनको तो मैं एंकर नहीं मानती हूँ, भाजपा की भूपा है, वहां कर रही है। और जिसका जो है वो रजनीगंधा जो है स्पॉन्सर कर रहा है जिस आयोजन को, उस आयोजन में हमारे तथाकथित वामपंथी गतिशील लेखक वहां पर जा रहे हैं और उनके बारे में कहा जाए कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो चल रही है ये ऐसा नहीं है कि आज से चल रही है, ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ था। आज से आप 30 साल पहले आप देखते, हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था। कवि केदारनाथ सिंह जो बहुत चलुस और वो
होता था। जेएनयू के छात्रों और कर्मचारियों के विरोध के बावजूद उन्होंने शंकर चौहान नियोगी के प्यारे से पुरस्कार लिया था। नामवर सिंह के बारे में क्या कहा जाए? नामवर सिंह को वो आनंद मोहन के किताब का विमोचन करने से लेकर राम बहादुर राय और क्या कहते हैं कि तमाम भाजपा के बौद्धिकों के साथ मंच शेयर करने में उनकी कोई गुरेज नहीं रहा है। तो ये जो सूत्रधार, इस अवसरवाद के सूत्रधार ये लोग थे। और विष्णु खरे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक प्रकाशक घराने के रामू पाठक के रूप में आजन भूमिका निभाते रहे। और आप जितने नाम गिनाए जाए, अग्नि वर्षा कवि आलोक गंगवा जो भाजपा से नीतीश के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष पद लेते हैं। रवि भूषण तो दीनदयाल उपाध्याय का जो है वो उनके एकांत मानवता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हें जब जन संस्कृति मंच का जो है वो अध्यक्ष चुना जाता है। मैं समझ मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी कहते नहीं उन्होंने नित्यानंद स्वामी, भाजपा के नित्यानंद स्वामी को अपने पिता के लिए साबित किया था। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसके नजदीक पहुंच गए और कहने लगे मैं अर्जुमन जी से जी कहते हैं नहीं अर्जुमन जी से सवाल है। अर्जुमन जी सवाल अब ये है कि ठीक है, इस तरह के प्रायोजक हैं, इस तरह के मेले हैं, तो हमारे साहित्यकार क्यों उन मेलों पे अपनी लेकर पहुंच जाते हैं तशरीफ का टोकरा? क्या जरूरत है? ऐसे मेलों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। क्या ये मेलों का आकर्षण है, नाम का चाहत है, या कुछ और इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हो रही है, वो मेलों में ही पूरी हो सकती हैं? तो कोई ऐसा आयोजन जिसमें जानते बूझते कि ये उस तरह की ताकतें कर रही हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, विश्वमन का काम कर रही हैं, वहां क्यों जा रहे हैं? ऐसी ताकतों के साथ ये तथाकथित वामपंथी जिनको कहा है वह कात्यायनी जी ने, वो क्यों होते हैं? ऐसा है मुकेश जी, मैं इस सूरत हाल से कुछ ज्यादा परेशान नहीं हूँ। उसकी वजह है कि ये मसला जो है वो हमेशा मौजूद रहा है, यानी सत्ता के साथ खड़े होने का। और खास तौर से जैसे हम फैज अहमद फैज जैसे शायरों को पढ़ते रहे हैं, हबीब जालिब को पढ़ते रहे हैं, और वहां तो ये एक तरह से सत्ता का दमन और डिक्टेटरशिप का पाकिस्तान में मसला था। तो उनकी शायरी जो मुखर होके हम सामने आई है, और वो ये शिकायतें भी कि किस तरह से राइटर्स जो है वो सत्ता के गलियारों में खेलते हैं। तो इससे खूब वाकिफ है, ये सब जगह होता रहा है। हमारे यहाँ ये एक सूरत हाल जरा नई नई उभरी है, इसलिए ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं लोग कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हमेशा शायद इमरजेंसी के जमाने में भी ये हुआ था कि बहुत लोग चुप हो गए थे या सत्ता के गुण गाने लगे थे। तो ये ऐसा होता है। हमें हर हाल में पहचानना पड़ेगा कि किन खानों में किसको रखें। तो जिन तथाकथित वामपंथियों की और दूसरे लोगों की बात हुई है, वैसे काली भेड़ें हर जगह हमेशा मौजूद रहती हैं जो ये सब करती है। मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम बात यह है, या परेशानी की बात यह है कि जब सत्ता पक्ष और जब पूंजीवाद दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, और राइटर हमारा, खासतौर से यंग राइटर अगर वहां जा रहा है और इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि अगर वहां जाएगा तो उन लोगों के बीच में क्या अपनी आजादी को, अपनी मानसिकता, अपनी वो कैसे समझेगा जब बड़े बड़े साहित्यकार वो नहीं छोड़ पा रहे हैं? वो नए यंग राइटर्स कैसे समझेंगे जब बड़े बड़े नामी गरामी साहित्यकार भी उसके उन पे पहुंच रहे हैं? उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उनके लिए कहना पड़ेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो आजाद सोच का है। मुझको याद आ रहा है कि एक बार निखिल चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम के जो एडिटर निखिल दा, उनको शायद पद्मश्री दिया जा रहा था और उन्होंने लौटा, 80s की बात है, उन्होंने लौटा दिया और मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, अगर मैं इनाम ले लूंगा तो सरकार के खिलाफ बोलेगा कौन। तो साफ यही कह के उन्होंने इनाम लेने से मना कर दिया था। तो ऐसी हिम्मत वाले अदीब अगर हमारे पास अब नहीं बचे हैं तो ये बहुत अफसोस की बात है, और ये खतरे की घंटी है। इस सूरत हाल को कैसे हम मुकाबला करेंगे और फेस करेंगे, ये तो जरूर है। जो लोग कर रहे हैं, ये लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग और पूंजीवादी लोग,
उनके लिए एक देखा जाए तो वो तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, हम जो उसका हिस्सा बन रहे हैं, हम में आपस में विचार गहनतम विचार विमर्श करने की जरूरत है कि इसको कैसे रोका जाए। और जो लोग एक तरह से सत्ता के पक्ष में जा रहे हैं, हमारे वो राइटर जिनको हम सो कॉल्ड प्रतिष्ठित राइटर कह सकते हैं, हालांकि उस पर भी सवाल करने की जरूरत है कि अगर वो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ ईमानदारी से कि राइटर किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके से आता हो, उसको डी क्लास करके खुद को, कितने भी ऊंचे तबके से आ जाए, खुद को डी क्लास करके अगर अवाम के साथ खड़ा होगा, अगर न्याय के लिए खड़ा होगा और बोलेगा, तभी उसकी एक जिसको कहेंगे एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी सामने आएगी और अच्छी राइटिंग भी सामने आएगी। तो अगर वो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो हमारा कोई बहुत बड़ा राइटर है। जो भटक रहे हैं उनको याद दिलाने की जरूरत है, और तो शायद इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं बहुत मायूस नहीं हूँ इसमें, क्योंकि अगर ऐसे लोग इस पे बहस शुरू हो रही है तो ये बात अहम है कि हाँ, सवाल उठाए जाने चाहिए। जैसे जयपुर में पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ कई साल पहले से, तो वो इसी चीज को चैलेंज करने के लिए था और उसमें भी बहुत लोगों की भागीदारी हुई। जी जी, तो रंजनी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि मामला यहाँ साहित्यिक मेलों का नहीं है, दोष उन पर ना बढ़ा जाए, दोष उन साहित्यकारों का है जो वहां जा रहे हैं। क्या हम सारा दोष साहित्यकारों पर ही डाल देना चाहते हैं? ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल के, क्या उनको कटघरे में खड़ा करना ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो क्या क्या हथकंडे आजमा रहे हैं साहित्य की दुनिया को प्रदूषित करने के लिए? दरअसल मैं पिछले एक दशक की अगर बात करें तो जो अभी अर्जुमन ने कहा कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल से शुरुआत हुई हमारे यहाँ, हमारे देश में, और हर कोई उसमें जाना चाहता था। जैसे टीवी या फिल्म के जो एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटी के तौर पर प्रेजेंट करते हैं अपने को, मैं देख रही हूँ पिछले एक दशक से हर लेखक यहाँ अपने को सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं महसूस कर रही हूँ इधर कुछ सालों से कि कोई एक लेखक नहीं, लेखकों के कम से कम 5 से 7 एक तरह से गुटबाजी सी हो गई है, गुट बन गए हैं उनके। जैसे हम राजनीति के शब्दों में कहें कि प्रेशर गुट बन गए, दबाव गुट बन गए हैं। उनमें से कोई भी भेदभाव दक्षिणपंथ या वामपंथ का नहीं रह गया। एक आदमी आज 18 तारीख को इस कार्यक्रम में भाग ले रहा, हवाई जहाज से चल के 19 तारीख को दिल्ली में भाग ले रहा, 19 तारीख का कार्यक्रम अटेंड करके कलकत्ते में 20 तारीख को जा रहा, 20 को अटेंड करके 24 को भुवनेश्वर में जा रहा। तो अब क्या है कि जब लेखकों ने ये जो दो या मैं बताया 5 से 7 जो गुट हैं, उनमें से जब सारे लेखक ये कर रहे होते हैं तो जो छोटे छोटे लेखक होते हैं, युवा लेखक होते हैं, उनको वो रोल मॉडल की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है साहित्य का प्राप्य यही है कि सेलिब्रिटी बनो और अपने को चमकाओ, फोटो खिंचाओ, फोटो को ग्रुप में डालो, सोशल मीडिया पे डालो और ये साबित करो अपने को कि हम लेखक हैं या हम बढ़िया लेखक हैं, उत्तम लेखक हैं। और हमें लेखक बनने का, जैसे एक हीरो हीरोइन को लगता है कि चेहरा चमकाओ और अच्छे कपड़े पहनो, तो ये जो होड़ सी हो गई है, ये इतनी आपसी प्रतिद्वंदिता की वो समूचे रूप में जब तक लेखक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मिलके वो मिलना है नहीं, ये इसके कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहा कि सारे लेखक मिल बैठ के आपस में यूनिटी के साथ मुद्दा उठाएं कि ये गलत है, या जो प्रायोजक हैं या जो कार्यक्रम करा रहे हैं उन पर दबाव बनाएं कि ये चीज गलत है और हम लोग शामिल नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा हम आप जैसे 2-4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे समानांतर, हमसे वरिष्ठ, हमारे जैसे ही कम से कम 50 से लेके 100 लोग उन कार्यक्रमों में उसी तरह से सेलिब्रिटी बन के जाएंगे। और इससे उनका हासिल, जैसे आपका हासिल क्या रहा, उन्हें लगता है मेरे जीवन का हासिल यही है कि हम उसी तरह से, अब हमें लगा कि हाँ मीडिया आ गई है, माइक सामने आ गया है, हमसे पूछा जा रहा है, हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुझे तो अजीब सा लगता है जब कोई लेखक कहता है, वरिष्ठ भी, नाम लेना ठीक नहीं समझ रही, कि मैं बाइट दे रही थी। आप क्या कर रहे थे? मुझे बाइट देने जाना है। तो ये जो शब्दावली है, ये फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में है कि भाई कोई राजनेता भी कहता है कि हमें एक बाइट देना है,
तो अब जब ये शब्दावली हमारे लेखकों के बीच में और ये नहीं, होड़ा होड़ी ये तो मीडिया, है, देखिए मीडिया की उपस्थिति है और इस अगर आ गई है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाइट का हाँ मतलब नहीं है कि मुझे एक अपना वक्तव्य देना है। अब देना टेलीविजन है, की भाषा में वो बाइट है, तो उसमें क्या बुराई बिल्कुल है? बुराई नहीं, जी मैं ये कहना चाहती हूँ वो उनका हासिल है। उन्हें लगता है कि हम उस तरह से अब हमें पॉपुलर होना, ये जो पॉपुलर जो होने का जो साहित्य दो, एक जो पॉपुलर राइटिंग थी एक जमाने में, तो अब वो जी पॉपुलरिटी गेन करने के ये वो है एक जी हथकंडे कह लो या एक के कह लो। बिल्कुल। तो इस दिशा में एक तरह से बहुत भेड़ चाल जैसी हो गई है और जी सारे लोग समय कम है, समय कम है, मैं आखिरी टिप्पणी कात्यायनी जी को ले लूं। कात्यायनी जी, क्या ऐसे समारोहों उत्सवों का बहिष्कार ही अब एक रास्ता बचा है? अगर लेखक अपने साहित्य का की गरिमा बचाना चाहते हैं, साहित्य के प्रति जो सम्मान भाव है, जो असली साहित्य है, क्या तभी संभव है? नहीं तो ये तो वो जो थोड़ी बहुत अभी धुंधली सी रेखा, वो भी खत्म हो जाएगी अच्छे बुरे साहित्य के बीच में। जी बिल्कुल, बिल्कुल मुकेश जी, इसका तो बहिष्कार किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपने पोस्ट में ये डाल दिया कि मैं किसी भी ऐसे आयोजन में मैं हिस्सा नहीं लूंगी, कोई भी पुरस्कार नहीं लूंगी। अब ये कहा जा सकता है कि आपको दे ही कौन रहा है, ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और बिल्कुल बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता के द्वारा प्रायोजित या तमाम पूंजीपतियों के द्वारा प्रायोजित ये आयोजन होते हैं और इसमें इनको फायदा होता है। लेखक को ये भ्रम रहता है कि वो इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये अपनी विचारधारा के प्रति उतने प्रतिबद्ध ये है नहीं, इसलिए अवसरवाद का घटा टोक है सारे लेखकों के बीच। जहां मौका मिले चेहरा दिखाने का, अपने को प्रस्तुत करने का, नाम कमाने का, झूठा मूठा नाम कमाने का, और प्रायोजित आलोचनाएं होती है, प्रायोजित तरीके से नाम दिया जा रहा है। तो साहित्य की ये पतनशीलता है, यह खेल बहुत पहले से चल रहा है और अब ये अपनी कदम पे पहुंच गया है। और चारों तरफ जिस तरह का जो परिदृश्य, पतनशील परिदृश्य साहित्य की दुनिया में छाया हुआ है, साहित्य की दुनिया अन्य दुनिया से अलग नहीं है, लेकिन हम साहित्य की बात कर रहे हैं कि जो पतनशीलता हमें दिखाई दे रही है क्या भयंकर है। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बहिष्कार किया जाना चाहिए, खुले शब्दों में बहिष्कार किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि ये जाने वाले लोग नादान लोग नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं और उनका तमाम लोग जो गए हैं वो सारे लोग 10 लोग को जो है टूरिज्म का अगुआ बनाया गया है एक संगठन में, और दूसरी तरफ मोदी मीडिया आज तक नहीं जा रहे हैं। ये खेल तो खैर भोपाल से खेलते रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो खेलते हैं और सारे लेखक और साहित्यकार जा रहे हैं, उनके पास बड़ा पैसा है और उस पर और वो जितना भी खर्च करते हैं सारे लेखक जाते हैं और कहा जाए कि भयंकर स्थिति है पूरे साहित्य। मुझे लगता है कि वो भी ईमानदार लेखक हैं, जो भी सोचते हैं चीजों के बारे में, उन्हें ऐसे आयोजनों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और वो लोग जाए कि उनका मन क्यों बढ़ा हुआ है, उनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि जानते हैं कि किस दिन चर्चा होगी, समय खत्म हो रहा है, उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे सब भूल जाएगा, लेकिन इतिहास करेगा, इतिहास में ये दर्ज होगा। बिल्कुल जी। बहुत छोटी टिप्पणी अर्जुमन जी, आप भी सहमत हैं कि इसका बहिष्कार ही अब एक रास्ता है इस तरह के मेले ठेलों का? बहिष्कार तो होना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है अल्टरनेटिव रास्ते जरूर ढूंढने चाहिए। मिसाल के तौर पर जो अभी ये मीडिया का जिस तरह का जमाना है, हमारे लेखकों को पाठकों तक पहुंचने की नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। सिर्फ किताब एक माध्यम नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी बहुत सी ऑडियो लाइब्रेरीज चलती हैं, बहुत सी वीडियो लाइब्रेरीज चलती हैं जिसमें अपनी गंभीर रचनाओं को लेके जाया जा सकता है। तो कहीं से ये इस तरह के प्रयास जरूर करने चाहिए ताकि हम सही पाठकों तक पहुंच सकें। क्योंकि देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये जो चमक धमक है वो तो खत्म नहीं हो जाएगी, हमारे बाइकआउट करने से वो मेले फिर भी चलते रहेंगे। तो बात यह है कि उसके अलावा हम कौन से रास्ते इख्तियार करें कि पाठकों तक पहुंच सके। और तो उसका एक ही मीडियम बचता है कि ये साथ में ये काम भी करें।
और दूसरे मेरा कंसर्न ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मार्जिनलाइज हमारी भाषाएं हैं, सेक्शंस हैं, दलित वर्ग है, आदिवासी हैं, उनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं बाजार के लिए, और उसमें से गिनती के कुछ राइटर्स को उठा के जो उनको सूट करता है वो उसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन असल आवाज इन वर्गों की जो पहुंचनी चाहिए उसको बहुत नुकसान इन चीजों से पहुंचता है। तो ये जी तमाम आंदोलन का हिस्सा ये बनने चाहिए कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं और कैसे जी अवेयरनेस फैला सकते हैं। मेरा ख्याल है अकेला बिल्कुल बाइकॉट काफी रास्ता नहीं है। ठीक है। तो रजनी जी, क्या आपको भी लगता है कि एक तो ये कि ऐसे समारोह का बहिष्कार करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप जाते हैं तो एक तरह की वैधता भी देते हैं इनको, और दूसरा उस तरह की गतिविधियों को और बढ़ावा मिलता है। तो एक तो ये रोका जाना चाहिए, दूसरा वैकल्पिक रास्ते भी ढूंढे जाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसका स्वरूप बदलना चाहिए, इसको थोड़ा गंभीर बनाना, पाठकों के नजदीक लाना, साहित्य की गंभीरता को, प्रतिबद्धता को मेंटेन करने के लिए इसके स्वरूप को बदला, परिमार्जित किया जाना चाहिए। वो तो नहीं बदलेंगे ना, वो ये तो मैं नहीं होता बदलेंगे। वो क्यों बदलेंगे? तो फिर लेखकों को इकट्ठा होके, एकजुट होके, इसके फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वो बहिष्कारी, एकजुट होके। क्योंकि जो अभी अरविंद ने कहा कि हम 10 20 25 50 लोगों के बहिष्कार करने से इनकी चमक दमक कभी फीकी पड़ने वाली नहीं है। सत्ता का मद में व्यस्त मस्त होने वाले लोगों की भी कमी कभी नहीं होगी, और ये और तेजी से विकसित होंगे और गुमराह करेंगे जी और कात्यायनी लोगों को। जी, 1 मिनट में। कात्यायनी जी, 1 मिनट में। जी मैं पहली बात यह है कि जो हमारा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भ्रम है कि 10-20 साहित्यकारों को बहिष्कार करने से उसका कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े साहित्यकार जिन्हें जो स्थापित साहित्यकार हैं, जिसमें दुनिया में लोग, उनको बहिष्कार करने से मेरा मानना है कि बहुत कुछ बदलेगा। दूसरी बात, जैसे उम्मीद की बात इसलिए नहीं है कि 3 संगठन, लेखक संगठन है, जमेश, प्रलेश, जखम, तीनों लेखक संगठन के लोग ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। वहां से आप क्या उम्मीद करेंगे? वहां से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक नई पीढ़ी तैयार होगी और वो तैयार हो रही है। वो पीढ़ी नए पढ़े जो इनके पीछे नहीं लगे हैं, और वहीं से कुछ निकलेगा। और इस जो ईमानदार लेखक साहित्यकार होंगे वो जरूर एक न एक दिन नतीजा निकालेंगे। 10-20 लोगों के करने से भी बहुत फर्क पड़ेगा, और बिल्कुल फर्क पड़ेगा, मेरी दृढ़ धारणा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। अंतिम दौर में बहुत ही कहना चाहिए क्रिस्प और बहुत ही सॉलिड चीजें निकल कर आई कि इन मेलों ठेलों का बहिष्कार जरूरी कदम होगा, ताकि इनको आईना दिखाया जा सके, इनकी वैधता खत्म की जा सके। भले ही वो चमक दमक चलती रहेगी, दूसरी तरफ हमें कुछ अपनी तैयारी भी दूसरे मंचों की करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। हैदर रजा फाउंडेशन साहित्य और संस्कृति की दुनिया में नए नए प्रयोग कर रहा है। हाल में मंडला में 30 युवा कवियों का जमावड़ा और कविताओं पर विचार विमर्श इसी की कड़ी था। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी इस आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, तो देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं कुछ देर के लिए आपको सैयद हैदर रजा की पुण्य भूमि मंडला लिए चलता हूँ। ये कान्हा किसली अभयारण्य के पास है, और वहाँ हम रजा साहब की स्मृति में कुछ आयोजन करते हैं। इस बार का युवा यानी युवा लेखकों का समागम जो रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि के संयुक्त तत्वावधान में होता है, मंडला में आयोजित हुआ। इसमें 27 शहरों से 30 युवा लेखक एकत्र हुए, युवा 22 में। दिलचस्प बात ये थी कि ऐसा कोई आयोजन युवा लेखकों के विचार विमर्श का मंडला में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो ऐतिहासिक बात है वो ये है कि पहली बार 30 हिंदी लेखकों ने 6 हिंदीतर मूर्धन्य भारतीय कवियों की कविता पर
गंभीर विचार विमर्श किया। उर्दू से अख्तरुल ईमान, पंजाबी से हरभजन सिंह, बांग्ला से शंख घोष, मराठी से अरुण कोलटकर, उड़िया से रमाकांत रथ और मलयालम से अयप्पा पणिक्कर। ये भी ऐतिहासिक है कि पहली बार युवा लेखकों ने इन भारतीय कवियों पर विचार किया। हिंदी जिस अखिल भारतीयता का दावा करती है, उस दावे को पुष्ट करने के लिए ये एक सर्जनात्मक बौद्धिक परिघटना थी। दिलचस्प ये भी है कि कई युवा लेखकों ने तरह तरह से ऐसे पदों का इस्तेमाल किया जो आजकल जो रूढ़ अकादमिक या अखबारी किस्म की आलोचना फैल गई है उसमें कभी नजर नहीं आते। जैसे एक ने कहा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करने वालों के हुजूम। एक दूसरे ने कहा कविता जिंदगी का लिखत ही तो है, कल्पना और रोमांस के लिए प्रयुक्त औजारों से यथार्थ और दुख की पोटली खोलना। एक तीसरे ने कहा शब्दों की मटियारी महक, सामाजिक बसाहट का वितान, रोश में भी एक किस्म की उदासी। एक चौथे ने कहा शब्द श्रृंगार उसका अधिकार है। एक और लेखक ने इस पद का इस्तेमाल किया अनियंत्रित आवेग या गैर जरूरी आवेश के बिना। किसी ने कहा अनेक अर्थ छटाओं का एक सतरंगा इंद्रधनुष। एक हिंदी उर्दू में समान अधिकार रखने वाले कवि ने कहा अपने आत्म अवचेतन की गिरहें खोलते सामूहिक अवचेतन तक उतरते चले जाते हैं। एक और युवा आलोचक का मत था ऐसा निर्मम, मार्मिक एवं विरल बिंब। और फिर उन्होंने ही कहा घुसपैठ विचारों का सौदागर। मित्रों, अव्वल तो हिंदी में भारतीय कविता पर विचार बहुत कम है, आधुनिक भारतीय कविता पर भी कम है और पारंपरिक भारतीय कविता पर भी कम है। तो ये प्रयत्न इन युवाओं को भारतीय कविता पर एकाग्र करने का था और ये दिलचस्प था कि ये सभी युवा इन कवियों को पढ़कर आए। इनमें से अनेक ने ये माना कि अगर ये बाध्यता न होती इस आयोजन की तो वे संभवतः इन कवियों को इतने ध्यान से अनुवाद में न पढ़ते, न उनके बारे में जानते समझते और उनकी कविता के कई रंगों से अभिभूत होते। एक प्रयत्न जिसमें भारतीय कविता का वितान प्रकट होता है और ऐसे प्रकट होता है कि उसमें ऐसे कई रंग और ऐसे शेड्स हैं जो हिंदी कविता में नहीं है। दूसरी ओर ये भी पता चला कि भारतीय कविता के कई कवियों के यहाँ ऐसी बातें हैं, ऐसी मुद्राएं हैं या ऐसे अनुभव हैं जो हिंदी के कुछ कवियों से मिलते जुलते हैं। उल्लेख हुआ अज्ञे का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का और कई मित्रों ने उनसे, जिस कवि पर वो बात कर रहे थे, उनसे
किसी साम्य की चर्चा भी की। कविता पर गंभीर बहस, कविता पर गंभीर विचार विमर्श हमारे समय में कम होता गया है और भारतीय कविता को भी हिंदी आलोचना के अहाते में लाने का ये उपक्रम बहुत सार्थक और जैसा मैंने कहा कई मानों में ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। कवि सम्मेलन अब राष्ट्रीय गिरोहों द्वारा संचालित होते हैं। इनमें पी कर अपना लीवर खराब कर चुके लाड़ले कवि अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और तालियां लूटते हैं। हालांकि इनका कविताओं से कोई संबंध नहीं होता और अगर होता भी है तो अवैध किस्म का। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज इन्हीं कवि सम्मेलनों और उनके लाड़ले कवियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। आज हम आपको बिगड़े लीवर वाले लाड़ले कवि के बारे में बताते हैं। आप कभी कवि सम्मेलन सुनने गए हैं तो वहाँ आपने पाया हुआ कि मंच से संयोजक या संचालक कहता है वह आपके सामने पेश करते हैं, आपके लाड़ले कवि अमुक जी को आपके सामने बुलाते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, नकली 32 फिट है, अंग अंग हिल रहा है, पर लाड़ले चल रहे हैं, लड़े आ रहे हैं। समझ नहीं आता कि क्यों और कैसे और किसके लाड़ले हैं, पर हैं खासे लाड़ले। लाड़लेपन के 50,000 लेते हैं एक रात के, लाड़लेपन की छक्कर पीते हैं, लाड़ली तुतलाती बचकानी कविताएं सुनाते हैं, लाड़ले बच्चों से चुटकुले सुनाते हैं। जनता ना जाने क्यों इन्हें पसंद करती है, पर करती है। जनता के लाड़ले मंच पर चल रहे हैं, वे मंचों पर चल निकले हैं, वे उस अखिल भारतीय गिरोह का हिस्सा हैं जो जनता की नस नस पहचानता है। अभी अपना लाड़ला कवि देखना माइक पकड़कर मंच पर ठुमके लगाने वाला है। हिंदी कविता का ये ठुमका युग चल रहा है। हिंदी में 2 तरह के कवि हैं देखिए वास्तव में। एक है वो जो लाड़ले हैं और एक हैं जो लाड़ले नहीं हैं। लाड़ले वो हैं जो कवि सम्मेलन में बुलाए जाते हैं, जो कविता का जादुई डंडा घुमाकर नोटों भरा लिफाफा पैदा करते हैं। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। शेष कवि जो लाड़ले नहीं हैं वे तो दिन रात हिंदी कविता को और कठिन और अबूझ और टेढ़ी और पेचदार और धधकती कैसी बनाया जाए इस चिंता में हलकान है। उनकी बात छोड़िए, वो इस चिंता में दारू पी कर जी हलकान करे तो वो एक अलग बात है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कवि सम्मेलन में के लाड़ले कवि हैं। लाड़ला कवि आजकल तो मोबाइल पे जीता है, पहले पत्र और टेलीफोन पे जीता था कि संयोजक बुलाएं, वो बैठा रहता है टेलीफोन के लिए और कोई, वरना संयोजक का फोन आएगा तो संयोजक का होगा, फोन करेंगे तो संयोजक को करेंगे। और किसी को फालतू क्यों फोन करना, किसके पास, एक तो अपने पास कहाँ फालतू टाइम है कि हम आपसे बात करें, दूसरे पास उसके पास कहाँ फालतू टाइम है कि संयोजक के अलावा कि आपसे बात करें। लगाते हैं टिमरनी के चौबे जी, छतरपुर के असाटे जी, खिलचीपुर के मुन्नेवास साहब को, क्या साहब इस बार आप हमें याद ही नहीं कर रहे, आप माँ भारती की बड़ी सेवा कर रहे हैं साहब। सभी तारीफ करते हैं, चातक जी, पपीहा जी, पजामा जी, नंगे मामा, सभी कवि कहते हैं कि चौबे जी धन्य हैं। परसों ही हम भांडेर के अखिल भारतीय सम्मेलन में दारू पी रहे थे, बड़ी याद आई आपकी। सभी कह रहे थे कि यार इंतजाम देखना है तो चौबे जी का देखो, ये क्या है, क्या रम, क्या विस्की, क्या बियर, जो पीना हो क्रेट धरा है। धन्य आप चौबे जी, माँ भारती आपकी सदा ऋणी रहेगी। हाँ तो जब आप करें तो हमें याद करिएगा प्लीज, है ना। नमस्ते। हम तो आपके लिए नागपुर का कवि सम्मेलन छोड़ के आए थे ना पिछली बार, ऐसे ही हम आ जाएंगे, हम फटाफट आते हैं, आप बुलाते हैं तो। लाड़ला कवि फोन करता है कि संयोजक अपने जैसे बुला ले। सारे फोन कॉल्स में, सारे पत्रों में, सारे मैसेजेस में एक ही आत्मा, सारे मैसेजेस की, बुलवाओ हमें, बुलवाओ मुझे, दिलवाओ। मैं भोपाल में एक ऐसे ही कवि सम्मेलन के आयोजन से जुड़ा था
तो लाडले कभी मुझे नवंबर में पत्र डालते थे, वो बड़ा प्यार प्रकट करते थे, बड़ा प्यार प्रकट करते, मिलने की तमन्ना है, देखिए ईश्वर आपसे कब मिलवाता है। वर्ष भर कुछ नहीं, नवंबर में करते थे, क्योंकि जनवरी के 26 जनवरी कवि सम्मेलन का 26 जनवरी वाले कवि सम्मेलन का मैं संयोजक हुआ करता था। तो 1-2 महीने खूब प्रेम चलता, खूब प्रेम प्रकट करते, खूब चूमा चाटी करते हमसे, और बस फिर साल भर कुछ नहीं ये चलता। बहुत से लाडले कवि मंच पर बड़ा सज के जाते हैं। मेरे एक मित्र थे, सजते हैं, शाम से सज जाते थे कि अब बैठना है, वो बाकायदा उनकी एक ड्रेस होती है। मेरे एक मित्र थे जो मेरे यहाँ ठहरे और कवि सम्मेलन वाले मित्र थे, हाँ हमारे कवि सम्मेलन वाले मित्र भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार, मैंने कहा चलिए अब चलते हैं, आपका समय हो रहा है कवि सम्मेलन का। उन्हें कह रहे जरा मैं ड्रेस लगा लूँ। मैंने कहा आप अच्छा तो पहने। उन्होंने कहा नहीं यार, मंच की अलग ड्रेस सिलवा रखी भाई साहब। विरह मिलन कंगना बिंदिया की रसीली कविताओं को बिना ढोलक के ही गाकर पढ़ने वाला लाडला कवि, आंखों में लाल डोरे, चेहरे पर कामुकता, हल्का सा काजल, कोमल शरीर पर चिकना रेशमी कुर्ता पजामा और उस पर कव्वालों जैसी सुनहरे काम वाली जैकेट, ये सब डाला उन्होंने, ये ड्रेस पहनी, तब चले। मैंने कहा यार, लेखन के स्तर पर तो आपने कविता और कव्वाली के बीच का अंतर समाप्त कर ही दिया है, अब आप तो ड्रेस भी वही सिलवा ली आपने। एक आखिरी बात, लाडले कवि का आम तौर पर लीवर खराब रहता है। पहले तो यार 5 डबल पेग यूं पी जाते थे, अब जरा लीवर गड़बड़ चल रहा है। मुझे ज़्यादातर कवि लीवर के लेकर चिंतित मिलते हैं। दिमाग की तरफ से चिंतित होना था, पर लीवर की तरफ से चिंतित हो रहे हैं। कवि सम्मेलन रात को है और शाम से ही तलवार लगने लगती है। आयोजक को पकड़ के पूछते हैं यार कब तक मंगवाओगे, जल्दी करवाओ, कवि सम्मेलन के लिए लेट हो जाएंगे। 9 बजे वाले कवि सम्मेलन के लिए 7 बजे से शुरू कर देते हैं। 2 घूंट अलग से उतरती तो गला खुल जाता है। शराब तो चाहिए। लाडले कवि का इसको लेके कोई नखरा नहीं, जहां दे दो वहां पी लेते हैं। होटल में, कार में, मंच के पर्दे के पीछे, पेशाब घर में, जहां सुविधा अनुसार पेश कर दिया पी लेते हैं। जिस ब्रांड की दे गटक जाते हैं, जिस बर्तन में दो ले लेते हैं। और इतने समझदार हैं कि मंच पर उल्टी नहीं करते, मंच के पीछे उल्टी करते हैं जाकर। तो मित्रों, ऐसा चल रहा है अपने लाडले कवि का। तब आपको अगली बार जब है तो इसको याद करिएगा, मेरी रचना को याद करिएगा। आपको बेचारे पे गुस्सा नहीं आएगा। वो बेचारा तो एक धंधे में उतरा है, उस धंधे के नियमों पर चलकर कमा खा रहा है। हिंदी कविता से उसका कोई संबंध नहीं है भी तो अवैध सा संबंध है। लाडले कवि से कृपया कविता की अपेक्षा न करें, ये उसके साथ जाती होगी। ब्रिटेन में रह रही पाकिस्तानी मूल की शायरा गुलनाज कौसर की शायरी का अंदाज कुछ खास है। 2012 में उनका पहला संकलन ख्वाब की हथेली पर आया था और उसने उन्हें काफ़ी मकबूल कर दिया था। उनकी शायरी की खास बात यह है कि वे दृश्यों का जाल बुनते हुए जो ख्याल बयान करती हैं वो बहुत मानीखेज होते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ गज़लें। मेरा नाम गुलनाज कौसर है, यूके से। और ताना बाना के सुनने वालों के लिए बतौर ख़ास कुछ शायरी। चलती गाड़ी से वो मंज़र होने लगा एक आन में गुम। चलती गाड़ी से वो मंज़र होने लगा एक आन में गुम। लड़का रूप के जाल से उलझा, लड़की अपने ध्यान में गुम। और ढलती शाम का आखिरी टुकड़ा रात की झील में डूब गया। ढलती शाम का आखिरी टुकड़ा रात की झील में डूब गया। जैसे हुआ था सुबह का तारा धूप के खुलते थान में गुम। और कितने ज़माने बांध लिए थे दो नैनों के जादू ने। कितने ज़माने बांध लिए थे दो नैनों के जादू ने। कैसे कैसे रंज हुए थे एक मीठी मुस्कान में गुम। और चलते चलते रह गई पीछे गजरों की मध्यम खुशबू। चलते चलते रह गई पीछे गजरों की मध्यम खुशबू। रात की रानी हो गई आखिर बंधे हुए सामान में गुम। और लंबी नींद के सपने जैसा वक्त गुजरता रहता है। लंबी नींद के सपने जैसा वक्त गुजरता रहता है। गाह किसी अरमान से लिपटा
गाहक किसी पैमान में गुम। एक और गजल पेश खिदमत है। सोते जागते सपनों वाली रुत महकाना जानते हैं, सोते जागते सपनों वाली रुत महकाना जानते हैं, खुशबू का घर हमें पता है, गुल का ठिकाना जानते हैं। आता है उस बर्फ की झील को सुर्खलाओं से भर देना, आता है उस बर्फ की झील को सुर्खलाओं से भर देना, फिर उन जलते अंगारों से फूल बनाना जानते हैं। कभी कभी वो झिलमिल तारा आंखों में लहराए तो, कभी कभी वो झिलमिल तारा आंखों में लहराए तो, नन्हे से इस दीद के पल को एक ज़माना जानते हैं। खोए हुए हैं अपनी धुन में वरना ऐसे सादा नज़र, खोए हुए हैं अपनी धुन में वरना ऐसे सादा नज़र, रात के इस खामोश पहर का दिल धड़काना जानते हैं। आज भी दोनों चुप ही रहेंगे रात ढले तक बस यूं ही, आज भी दोनों चुप ही रहेंगे रात ढले तक बस यूं ही, बजता रहेगा कमरे में एक गीत पुराना जानते हैं। और एक और गज़ल के चंद अशार हैं। बर्फ पे जो भी नक्श किया है दिन निकला तो पिघल गया है, बर्फ पे जो भी नक्श किया है दिन निकला तो पिघल गया है, जंगल बादल और सहरा ने एक ही रास्ता देख लिया है। धूप की काशें फैल रही हैं, पेड़ का साया सिमट गया है, आंखें फोड़ी रेत उड़ाई दरिया हमसे नहीं बना है, एक नज़र में हैरानी है एक लहजे में जहर घुला है, कैसे बोझल दिल से कोई शाम ढले घर लौट रहा है, आज वो टिम टिम करता तारा अपनी जगह पर नहीं मिला है, हवा का एक मुलायम झोंका तेरी जानिब भेज दिया है, जाने किसने रात का मंजर इस खिड़की से बांध दिया है, बर्फ पे जो भी नक्श किया है दिन निकला तो पिघल गया है। कुछ और अशार हैं। बादल पार छुपा बैठा था जिसके पास कहानी थी, बादल पार छुपा बैठा था जिसके पास कहानी थी, अपने लिए तो बस एक मंजर और थोड़ी हैरानी थी, प्यास के मारे मरते हुओं को आखिरी पल में याद आया, प्यास के मारे मरते हुओं को आखिरी पल में याद आया, जलती रेत पे बहते पानी की तस्वीर बनानी थी, देखते देखते ऊंचे पर्वत महल मीनारे पिघल गए, देखते देखते ऊंचे पर्वत महल मीनारे पिघल गए, जादू की छड़ी हिली और हर शय पानी पानी थी, ताज झुके थे जिसकी खातिर अब तो किसी को याद नहीं, ताज झुके थे जिसकी खातिर अब तो किसी को याद नहीं, किस बस्ती में रहती थी वो किन गलियों की रानी थी, गांव के बाहर पेड़ था पेड़ पे बूढ़ा पंछी रहता था, गांव के बाहर पेड़ था पेड़ पे बूढ़ा पंछी रहता था, इसके अलावा सब फानी था हर शय आनी जानी थी, उम्रों का कब साथ था वो तो बस एक शाम का टुकड़ा था, उम्रों का कब साथ था वो तो बस एक शाम का टुकड़ा था, चार घड़ी था देखना उसको और एक नज़्म सुनानी थी, चार घड़ी था देखना उसको और एक नज़्म सुनानी थी। और आखिरी शेर है। कोहर में लिपटे रस्तों वाली ये नगरी भी अच्छी है, कोहर में लिपटे रस्तों वाली ये नगरी भी अच्छी है, हाय मगर वो शहर कि जिसकी हर एक शाम सुहानी थी, और बादल पार छुपा बैठा था जिसके पास कहानी थी, अपने लिए तो बस एक मंजर और थोड़ी हैरानी थी। जाने माने सिरेमिक कलाकार सीरज सक्सेना पिछले 3 दशकों से चित्रकला, छापा कला, लकड़ी, धातु और कपड़े आदि माध्यमों में काम कर रहे हैं। वे 25 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और उनकी 5 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।
आज सीरत सक्सेना अपने स्टूडियो से अपने काम के बारे में बता रहे हैं, तो चलते हैं सीधे उनके स्टूडियो में। ताना बाना के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने खुर्जा स्थित स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और इन दिनों मैं ये बना रहा हूं, कुछ एक मेरा नया म्यूरल है, इसमें कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं। मिट्टी में काम करने का एक अलग ही अनुभव होता है और मिट्टी मुलायम होती है। मिट्टी के मुलायम मन को छूना और वहां से कुछ रूप और आकार की खोज करना या उसे यथार्थ रूप में देखना, यह बहुत ही एक आध्यात्मिक अनुभव है। हमारे स्टूडियो में जहीर भाई हैं, जहीर अहमद, खुर्जा के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। और जहीर भाई के साथ ही इन्हीं की जगह पर, इन्हीं के स्टूडियो में मैं भी काम करता हूं। तो जहीर भाई, आप कुछ कहेंगे? हम यहाँ आते हैं काम करने, कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पर अपने हाथ से काम करते हैं। जी जी। यह कि हर आदमी की पसंद अलग-अलग है जी। आपके आइटम एक अलग ही हैं, वो एक महत्व रखते हैं। जी वो भी जी। हमारे इस वक्त हम बोनसाई बना रहे हैं, होटलों का काम भी करते थे हम। जी जी। यहाँ पर खुर्जा स्थित स्टूडियो में पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। और ये स्टूडियो हमारे जहीर अहमद भाई हैं, उनका स्टूडियो है। लेकिन 22 साल में हम लोगों की दोस्ती, काम करने की कलात्मक दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हुई है कि ये स्टूडियो कभी लगता नहीं कि पराया है। ये मेरा अपना स्टूडियो है और 20-25 साल यहाँ हो गए काम करते हुए। ये एक मेरा भी नया म्यूरल है जो की दीवार पर लगेगा और इसका भी हमने एक टेस्ट किया है और ये आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे कुछ और रूप बनेंगे और दीवार पर ये लगेगा। और खुर्जा का ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर मिट्टी के अनेकों रूप गढ़े जाते हैं। दिन भर में हजारों पात्रों की यहाँ रचना होती है और इसी प्रांगण में, इसी माहौल में काम करने का एक अलग ही दिव्य सुख है।
ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।